विज्ञान। विज्ञान में कुछ चीजें पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको हमने पढ़ा दिया था, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ पढ़ा दिया था, केवल एक टॉपिक बचा हुआ था, रेखीय आवर्धन बचा था। क्या बचा हुआ था? रेखीय आवर्धन। लेकिन जो चीजें पढ़ाए हैं, जिसका प्रयोग है थोड़ा बहुत, वो पहले बता दे रहे हैं, है ना। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था गोलीय दर्पण। क्या पढ़ाया था? गोलीय दर्पण। इसमें मैंने आपको सब गोलीय दर्पण बताया था। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी बताई थी। गोलीय दर्पण से जो 6 विशेष स्थितियां बनती है ना। 6 विशेष स्थितियों का मतलब, जो हमारा वस्तु होता था उसको क्या करते थे, धीरे धीरे पास लेकर आते थे, उसका इमेज देखते थे। ये सब पढ़ा दिया है ना। तो न्यूमेरिकल पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखो, गोलीय दर्पण में बताया था 2 टाइप का होता है। गोलीय दर्पण कितने टाइप का बताया था? 2 टाइप का। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये सब पढ़ाए हैं, केवल थोड़ा सा इसे बता दें। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण था? जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया जाता है ना। और उत्तल दर्पण जिसका दबा हुआ भाग पॉलिश किया जाता है ना। जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे गोलीय दर्पण था क्या, एक कांच का कोई खोखला गोला था। क्या था? एक कांच का कोई खोखला गोला था। उस कांच के खोखले गोले को हमने क्या किया था? काट दिया था, तो वो ऐसे निकला था। गोलीय दर्पण क्या था? एक कोई कांच का खोखला गोला था, उस कांच के खोखले गोले को हमने क्या किया? कॉर्नर से काट दिया। काटने के बाद वो इस तरीके से निकला। और निकलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड में पॉलिश करते हैं। पॉलिश का मतलब लेप चढ़ाना होता है ना। जैसे शीशा देखेंगे ना, शीशा ऐसे देखते हैं तो उसके पीछे से लेप लगा होता है, लाल लाल साइड का, है ना। जब काला काला या लाल लाल लगा होता है तो उसको कलई करना बोलते हैं। तो हम कलई 2 तरीके से कर सकते हैं, उभरे हुए भाग को कर सकते हैं और दबे हुए भाग को। तो मैंने बताया था, अगर उभरे हुए भाग को पॉलिश करते हैं तो अवतल, और दबे हुए भाग को पॉलिश करते हैं तो उत्तल। अच्छा, जो भाग पॉलिश नहीं करते उस भाग को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे उसको? परावर्तक तल। परावर्तक, है ना। तो ये इसका दबा हुआ परावर्तक तल होता है और उत्तल का उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। ये सब पढ़ाए हैं। और इसमें कुछ चीजें और बताया था, जैसे ये अवतल है, अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के, भैया यही तो परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोले थे? ध्रुव बोले थे। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव। और जैसे ये काटा था ना कांच के खोखले गोले से, तो ये कांच का खोखला गोला है, तो इसका केंद्र होगा। तो कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता था, वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये सब बताए हैं आपको, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। ये कांच के खोखले गोले का कांच के खोखले गोले का जो केंद्र, वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, है ना। और ये बताया था, वक्रता केंद्र और मुख अक्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते थे? मुख अक्ष। क्या बोलते थे उसको? है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोले थे? मुख अक्ष बोले थे ना। और जो कांच के खोखले गोले का त्रिज्या होता है, ये जो कांच के खोखले गोले की त्रिज्या, वही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या का मतलब, जो कांच के खोखले गोले का त्रिज्या, वो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना। ये सब समझाया थे आपको। मुख्य फोकस क्या बताए थे? ये भी मैंने बताया था। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसी को क्या बोलते थे? मुख्य फोकस उसको बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? मुख्य फोकस। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु को क्या बोलते थे? मुख्य फोकस बोलते थे। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? फोकस दूरी बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? और इसमें 6 विशेष स्थितियां अभी हमने पढ़ रखी थी। ये सब दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये सब मैंने क्लियर कर दिया आपको। कई सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जाकर विजिट कीजिए और देखिए वहां पे, ठीक है जी, मिल जाएगा आपको। तो अब आगे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए आगे करेंगे थोड़ा, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था आपको कि जब मान लीजिए कोई दर्पण है, क्या है? दर्पण है।
ये कोई दर्पण है, और दर्पण का ये क्या है, ध्रुव है ना। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है, ये दर्पण का ध्रुव है ना। ये दर्पण की वक्रता केंद्र, दोनों को मिला दिया। इस रेखा को क्या बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे मुख अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। अब भैया दर्पण का काम क्या होता है, दर्पण का काम होता है, दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं। दर्पण में क्या करते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना, जैसे इस कलम का प्रतिबिंब हमें देखना है, तो इसको क्या करेंगे, दर्पण के सामने लाके रख देंगे। जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब देखना होगा, उस वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने लाके रख देंगे। तो जैसे इस दर्पण के सामने रखेंगे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने क्या होगा, बन जाएगा, है ना। समझ गए, ये सब बताया था। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु रखा, मान लीजिए ये हमारा कलम है, और इस कलम का नाम क्या है, AB, है ना। और इसका जो है अब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताया था मैंने। इसके लिए किरण आरेख खींचना भी हमने बताया था। किरण आरेख खींचना अभी कल ही बताया किरण आरेख खींचना। तो किरण आरेख कैसे खींचना बताया था आपको। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख फोकस से होकर जाती है ना। समझ आ गया। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर, और किसी भी वस्तु का अगर आपको प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम 2 किरण आरेख आपको खींचना पड़ेगा। और कितना किरण आरेख मैंने आपको बताया था, 3। कौन कौन सा, एक तो बताया था मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है। और दूसरा बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होते हुए वापस लौट जाएगी। और तीसरा जो बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है मुख फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सब पढ़ा चुके हैं, है ना। तो कम से कम अगर हमें किसी वस्तु का, जैसे इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो हमें कम से कम 2 किरण आरेख खींचना पड़ेगा। कितना खींचना पड़ेगा, 2 किरण। तो एक किरण आरेख ये खींच दिया मुख अक्ष के समांतर, और दूसरा खींच दिया हमने, दूसरा हमने ऐसे खींच दिया भैया। ये सब एकदम एग्जैक्ट जो इमेज बनता है वो पटरी प्रकार लेकर आप अच्छे से बनाओगे, नाप नाप के बनाओगे ना। जैसे मैंने इसके दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी निकलवाया था। F बराबर क्या निकल गया था, R/2। इसका मतलब जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या ले तो 10 सेंटीमीटर क्या लेंगे, मुख फोकस लेंगे, है ना। तब आप नाप के बनाओगे, जो इमेज होगा एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगा, एकदम एग्जैक्ट बनेगा। A', B', देखो जहां पे कटता है यहीं पे कट रहा है ना, जहां पे कटता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे AB वस्तु एक कलम रखा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है ना। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये क्या हुआ वस्तु। और एक चीज और भी बताया कि जितनी भी दूरियां होती हैं, वो हम लोग कहां से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कक्षा 9 में। जैसे ये है, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो जितनी भी दूरियां नापना है हमें, वो कहां से नापना है, ध्रुव से नापना है। बात को सही समझो, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं और आपको केवल न्यूमेरिकल पे ला रहा हूं। न्यूमेरिकल पढ़ाना है आपको, है ना, आंकिक पे लाना है, क्योंकि ये सब पढ़ा के खत्म कर दिए। तो ये हुआ दर्पण का ध्रुव, ये हुआ वक्रता केंद्र। लेकिन अब अगर हमें दूरियों को नापना है तो दूरियों नापने की चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम हमने बता रखा है। वो क्या बताया था, अगर ध्रुव से हम लोग इधर चलते हैं, ध्रुव से अगर हम लोग इधर चलते हैं तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर दूरी जो है, अगर हम इधर चलेंगे, ध्रुव से इधर चलते हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव। और अगर हम ध्रुव से ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और ध्रुव के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। समझ में आई बात, बोलो भाई। तो ये सब डिस्टेंस और ये सब दूरी में ये सब संबंध हमने आपको पहले ही बता रखा। तो एक चीज दिमाग में रख लो। अब मान लीजिए ये जो वस्तु है, कहां से नापेंगे दूरी, ध्रुव से। सारी दूरियों को कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो मान लीजिए क्या है, u है। और जो ये वस्तु की जो दूरी है वो u है ना। और जो प्रतिबिंब बनना है यही तो बनना है। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, v है। और जो फोकस दूरी है वो क्या है, f है ना। क्या है, स्मॉल f है।
तो इसमें जो संबंध होता है किसी भी दर्पण के, चाहे वो उत्तल की बात किया जाए चाहे अवतल की बात किया जाए, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी दर्पण के फोकस दूरी में, वस्तु की दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो इतना होता है 1 का F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसी फार्मूले पे क्या होता है सवाल लगता है ना। दर्पण का ये दर्पण, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं, ये दर्पण सूत्र है ना। इसका निगमन करने के लिए कभी कभी आता है, ये भी बता चुके हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है ना। तो केवल अब आते हैं रेखीय आवर्धन, वही थोड़ा छोटा था वो आज अच्छे से करवा दे, पढ़ा दे, है ना। मिटा दें इसको। तो और ये विज्ञान जो ये भाई 3 पार्ट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3 पार्ट है। विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए टॉपिक है अपना रेखीय, इसको अच्छे समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। यही तो हेडिंग है जी। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया होगा, यहाँ पे डाल लीजिएगा प्रतिबिंब का रेखीय। समझ गए क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। बात समझ में आई? देखिए जैसे मैंने क्या कहा, अब इसको अच्छे समझना। ये जो है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये आने की संभावना भी रहती है और आएगा भी हो सकता है। अगर पिछली बार नहीं आया होगा तो इस बार आएगा, है ना। देखो ध्यान समझो इसको। क्या अब हमने क्या किया, हमने क्या कहा भाई बताओ? हमने यही कहा कोई भी दर्पण लो और जैसे ही उस दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है ना। कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है? और जैसे ही हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। समझ गए ना? जैसे ये हमने कोई वस्तु रख दिया, मान लीजिए ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। ये क्या है? मुख फोकस, है ना। ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? P से। मुख फोकस को किससे दिखाएंगे? F से। वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं? R से। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? R से। अब जैसे ही वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब दर्पण में ये बना दर्पण में प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे दर्पण में प्रतिबिंब बनना है तो ये वस्तु का नाम दे दिया AB और जो प्रतिबिंब का नाम है A1 B1। समझ गया? देखो AB क्या है? वस्तु की लंबाई है। AB क्या है? वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, जिसका हमें प्रतिबिंब देखना है। जैसे कलम है, कलम का हमें इमेज देखना है किसमें? दर्पण में। तो कलम क्या हो जाएगा? वस्तु, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको अपना चेहरा देखना है दर्पण में तो आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। तो ये जो AB है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और A1 B1 क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है ना। तो जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिखे इसको समझा दे रहे केवल अच्छे से समझो। किसी दर्पण में बने, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही वस्तु का रेखीय आवर्धन नहीं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसका रेखीय आवर्धन कहेंगे? और रेखीय आवर्धन जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यम से। इसका मतलब प्रतिबिंब का, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा बताइए? प्रतिबिंब की लंबाई बटा
वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इसका मतलब m बराबर I/O। I का मतलब हाइट ऑफ इमेज, O का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? तो यही क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है ना। और जो रेखीय आवर्धन में और जैसे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये वस्तु की दूरी मान लीजिए क्या है, u है, और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी b है ना। तो जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में, है ना, रेखीय आवर्धन का अगर हम संबंध निकाले किसमें, वस्तु की दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में, तो ये इतना होता है I/O बराबर -d/u, है ना। कैसे? तो इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना। तो डेरिवेशन करवा दे रहे ताकि समझ में आ जाए। अब ये समझ में आ गया रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। समझ में? उसका मतलब होता है रेखीय आवर्धन। संबंध निकलवा देते हैं, क्लियर। एक सूत्र यहां से बनाते हैं, मैंने आपको एक चीज और भी बता रखा है, परावर्तन के नियम भी पढ़ाया था जी, परावर्तन भी पढ़ाया था ना। क्या होता था परावर्तन, थोड़ा सा एक लाइन में समझ लेते हैं। ये माना कोई था दर्पण, और जब इस दर्पण पर, अच्छा दर्पण कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बताया था जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत हो, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो, अनंत हो, है ना। और गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसका एक सिरा पॉलिश किया होता है या कलई किया होता है। किससे करते हैं, लाल साइड से, है ना। ये दर्पण था, और इस दर्पण पर ये कोई प्रकाश की किरण आई, और आने के बाद प्रकाश की किरण दर्पण पे क्या हुई, टकराई। तो दर्पण की जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलते हैं, ये सब तो बता चुके हैं यार। वो क्या था हमारा आपतन बिंदु, है ना। और आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, समझ गए। वो क्या था, आपतित किरण। तो ये कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद दर्पण पर टकराई, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को क्या बोल दिया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से दर्पण पर एक लंब डालते हैं, आपतन बिंदु से दर्पण पर एक लंब डालते हैं, उस लंब को क्या बोलते थे। आप ये सब पढ़ा चुके हैं, ये केवल रिवाइज करवा दें ताकि आप भूलो मत। अब ये आने वाली प्रकाश की किरण का नाम दे दिया AB, है ना। और टकराने के बाद पुनः क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, यानी AB क्या है, आपतित किरण है, BC क्या है, परावर्तित किरण है। ये कोण क्या कहलाता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। इसको क्या बोलते थे, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता था उसी को क्या कहते थे, आपतन कोण। ये क्या होता था, समझ गए ना। और परावर्तन की डिफिनेशन क्या हुई थी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आकर टकराए और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसी घटना को क्या बोलते थे, परावर्तन बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। और मैंने इसमें एक रिलेशन बताया था कि कोण I बराबर कोण R। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, है ना जी। समझ में? ये इसलिए बता दिए, थोड़ा सा इसमें इसका काम पड़ेगा। ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे समझने के लिए बना दे रहे हैं, और वो आके ध्रुव पर टकराई। कहाँ पर टकराई, तो भैया जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे, जितने कोण पे आई
उतने कोण पे वापस चली जाएगी। जितने कोण पे यहाँ जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे वापस चली जाएगी। कोई दिक्कत समझ में? डेरिवेशन के लिए बताया, जितने कोण पे आए उतने कोण पे वापस चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज की बात करेंगे। हम लिखेंगे, देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं, लिखेंगे चित्र में त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज A1 P B1 समकोण है कि नहीं? आप बताओ भैया, ये कितना कोण है? 90। देखो त्रिभुज में त्रिभुज किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? ABP, ABP समझ रहे हो ना? ABP ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, तो ABP में ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण 90 अंश समकोण है ना। और वैसे इस त्रिभुज की बात कर लो, ऐसे A1 B1 P, तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल 90 अंश है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। तथा कोण BPA इक्वल्स टू कोण A1 P B1। देखो ये दोनों कोण बराबर नहीं है, ये वाला क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया प्रवर्तन का नियम, जितने एंगल पे आके टकराता है उतने एंगल पे वापस जाएगा। तो जितना ये कोण होगा उतने ये कोण होगा। इसका मतलब कोण BPA बराबर कोण A1 BP1 है ना। इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है? बराबर है। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज होता है। किसी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A1 P B1 समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई बताओ? देखो मैं बताया था, अगर इसकी लंबाई का अनुपात ले लें A1 B1, इसकी लंबाई का अनुपात तो बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई का अनुपात, और क्या बराबर होगा? इसका आधार तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार, यानी A1P बटा AP। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान समझो। जैसे ये दो समरूप त्रिभुज में बना दिया है, एक बना हुआ है ABP, यही तो बना हुआ है बड़ा वाला। छोटा वाला क्या बना हुआ है? A1 B1P, यही तो है। तो अगर इसकी लंबाई लेंगे, इसकी इस किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। समरूप त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। तो अगर इसका और इसका अनुपात ले लें, यानी इसका और इसका अनुपात ले लें, तो इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिए आप, अगर मैं इसका और इसका अनुपात ले लूं तो ये इसके अनुपात और इसके अनुपात की क्या होगा? बराबर हो जाएगा। समझ आ गया ना? अब देखो A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और ये प्रतिबिंब है कैसे? उल्टा है, नीचे की तरफ है। ध्रुव से क्या नीचे की तरफ है ना। अभी तो मैंने बताया था कि अगर नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव, ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो समझ में आया? तो ये A1 B1 किस तरफ है? नीचे है। ये है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तो है, तो इसको लिखेंगे माइनस का है। क्यों? प्रतिबिंब की लंबाई, यह प्रतिबिंब की लंबाई है, हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है, तो माइनस ले लिया। AB प्लस वस्तु की लंबाई है, तो ये समझ में आ गया ना? समझ में आया? और ये A1P क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या लिए थे? B, तो ये हो जाएगा माइनस का B। अच्छा ये क्या है? AP क्या है? वस्तु की दूरी, उसको क्या लेंगे? माइनस U, क्योंकि इधर है ना। तो ये बनेगा ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो I/O बराबर माइनस B बाई
समझे कैसे? ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर वाला माइनस क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो ये प्लस में हो गया। अच्छा ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई क्या होता है? रेखीय आवर्धन। तो इसको हम लिख सकते हैं m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस b अपॉन u। यही क्या है आपका रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन है। इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, है ना? न्यूमेरिकल जो होगा वो इसी पे लगेगा। तो ये रेखीय आवर्धन जो है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताना, है ना? एक बार और बता देंगे, ठीक है? अब इसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे, वोकल करवाएंगे, ठीक है?